हमारा रेलिवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 18 to 20। ठीक है, क्योंकि 100% आपका सारा सिलेबस जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ना सेल टैक्स ऑर्डिनेंस सारा नहीं टेस्ट कर रहे हैं, आपके कुछ सेक्शन उन्होंने सिलेक्टिव बताए हैं वो टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो मैंने देखी है इसमें, टैक्स ईयर्स हैं ये, टैक्स ईयर्स का ये लास्ट अटेम्प्ट में आपका जो टैक्स ईयर का क्वेश्चन आया है वो वाला उसका सेक्शन मुझे देखना है कि वेदर, क्योंकि टैक्स ईयर जो है वो पहले जब मैं क्लास लेती थी उसमें टैक्स ईयर्स के वाले सेक्शन जो है वो नहीं है, सच है टैक्स ईयर वाले। उसके मैंने सेक्शन चेक करना है कि वेदर वो उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे टैक्स ईयर्स वाले जो है, क्योंकि आपका लेटेस्ट जो पास पेपर है ना 2021 में, उसमें उसने टैक्स ईयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। और फिर अगर दरमियान में कोई करते हैं तो उनका, जिनको 1 ईयर का पीरियड नहीं मिलता, एक उनका जो है इंटरमीडिएट टैक्स ईयर का टाइम होता है, तो उसका सेक्शन चेक करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 5 हेड्स कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे जो बाकी के क्रेडिट टैक्स क्रेडिट का रहता है और फिर बाद में बाकी चीज़ों का रहता है। ठीक है, वो काम हम लोग कर लेंगे। अच्छा जी, टैक्स क्रेडिट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से भी, और टैक्स क्रेडिट वैसे भी ये टेस्ट करता है पेपर में भी, वैसे भी पूछ सकता है क्या क्या कंडीशन वाइज, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पोर्टेंट। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है वो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कर ली हुई हैं, हेड्स ऑफ इनकम ये सारे कर लिए हैं। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुराद, इसके मुताबिक बिजनेस हम लोग कहते हैं जी अपनी लैंग्वेज में नॉर्मल में कि हम लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई काम करें, ठीक है, और उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ना हो, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बिजनेस मीन एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसको क्या कहा जाएगा? बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इंक्लूड्स है, अच्छा हमारा जो है वो सेक्शन 2 नहीं इंक्लूडेड, आप विद ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह के आपका सेक्शन 2 जो है वो बहुत लंबा है इनकम टैक्स और उसमें सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और डेफिनेशन को याद करना थोड़ा सा जो है ना वो क्रैमिंग वाला सिस्टम हो जाता है, कुछ चीज़ें तो बेसिक होती हैं वो याद रह जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों को क्रैम करना पड़ेगा, करता है, लेकिन वो आपका नहीं है। लेकिन उसके मुताबिक ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन जो की हुई है, उन्होंने कहा एनी एक्टिविटी विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसका मोटिव ये है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, वो आपका बिजनेस। अब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स। जब हम लोग ऑर्डिनेंस से पढ़ेंगे तो ये नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन ये जो हमने कही ना एक्टिविटी वाली, ये डेफिनेशन नहीं, ये जनरल बिजनेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। टैक्स में उसने कहना है, कहा है सिर्फ जो डेफिनेशन उसने कहा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इंक्लूड्स, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये चीजें इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है इसमें? ट्रेड है, कॉमर्स है, इसमें इसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, इसमें प्रोफेशन आता है, वोकेशन आता है, एडवेंचर और कंसर्न जो कि ट्रेड नेचर का हो, ठीक है। तो ये सब जो है ये किस में आ जाते हैं, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट होती है, ठीक हो गया। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन 18 to 20 है, सेक्शन 18 to 20। अब हम लोगों की कौन कौन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये हमने देखना है। जैसे हम लोगों ने पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई कोई भी सैलरी देखी थी, कोई भी देखी थी, उसमें देखेंगे कि इनकम है क्या, उस साइड के अंदर कौन कौन सी इनकम कंसीडर की जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में हम देखेंगे कि उसके अंडर कोई एक्सपेंसेस अलाउ है, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ है। जैसे सैलरी में तो कोई भी नहीं अलाउ होते, प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ कंपनीज को अलाउ है, जो है वो इंडिविजुअल और एओपी के लिए वो सेपरेट ब्लॉक है, उनको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, ठीक हो गया। अब इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो इसके अंडर है वो, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं?
प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग जब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। सबसे पहले चीज हमने देखनी है कि हमें प्रॉफिट कितना अर्न हुआ ड्यूरिंग द ईयर। टीओआई का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर। हमें उस ईयर में जो हम लोग जिस ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है उस बिजनेस से, जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हम कैलकुलेट करने लगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखना है कि सेकंड वन जो हमारा इसमें पॉइंट होगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई हम लोग सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं या सर्विसेज बाय ट्रेड कर रहे हैं, यानी हम लोग एक जगह से चीज लेते हैं और उसको आगे उसी तरह से थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन लेके हम लोग उसको आगे सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज है जो कि बाय एनी ट्रेड प्रोफेशन, ठीक है, जैसे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये फिर हम लोग जो है इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आई कैप के मेंबर्स हैं, आईसी मैप हैं। तो जो ये लोग जो सर्विसेज अर्न करेंगे, अगर ये एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं है, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी इस इदारे के थ्रू, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं, कोई आई कैप जैसे है अकाउंटेंट्स की बॉडी, उसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो आपकी इनकम फ्रॉम सर्विसेज है या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है तो वो भी इनकम अंडर बिजनेस आएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कोई भी हमें बेनिफिट मिलता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। अब अच्छा, एक और चीज जो है बिजनेस से रिलेटेड, आपको एक और चीज जो पता होनी चाहिए, कभी कभार इस लिहाज से भी पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में, एग्जामिनर इसका कोई पता नहीं होता, तो हमें इस लिहाज से भी देखना है। आपका बिजनेस है फैब्रिक का, ठीक है, आपका बिजनेस मेन बिजनेस जो आप करते हैं, आप फैब्रिक का करते हैं, फैब्रिक एक जगह से बाय करते हैं, उसको जो है उसकी पैकिंग चेंज करके उसको थोड़ा सा वो जो है उसके ऊपर थोड़ी उसको फिनिशिंग फॉर्म में लाके थोड़ा रॉ फैब्रिक लेते हैं और फिर बाद में उसकी थोड़ा उसके ऊपर काम करवा के तो आप उसको सेल आउट कर देते हैं। ठीक हो गया, आपका मेन बिजनेस है फैब्रिक का। लेकिन आप साथ साथ में क्या करते हैं कि आप जो है वो एक काम ये भी करते हैं कि आप जो है अदर देन बिजनेस जो आपका काम है, आप कहीं से भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं किसी से और आगे उसको सेल आउट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है तो आप उसको कहीं से प्रॉपर्टी ली तो आगे बेच ली। ठीक है, या कहीं से एक लॉट ली किसी चीज की। ठीक है, फैब्रिक आपका मेन फैब्रिक जिसमें आप डील कर रहे हैं वो डिफरेंट है, आप बाहर से ही लॉट उठाते हैं, जैसे ये रेप्लिकास की या ब्रांड्स की। आपका फैब्रिक का काम है जेंट्स का, लेकिन आप अदर देन दैट मेन बिजनेस के अलावा आप कहीं ना कहीं से कोई और साइड बिजनेस करें, तो वो आपकी जो इनकम होगी, आप उससे जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगा, बल्कि वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में सिर्फ आपकी वो बिजनेस इनकम आएगी जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका मेन बिजनेस है, सिर्फ उसकी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसके अलावा आप कोई अपनी मशीनरी सेल परचेज कर देते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं अपने बिजनेस के साथ, तो ये अदर देन आपका मेन बिजनेस क्या है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट मिलता है अपने बिजनेस की वजह से, वो चाहे प्रेजेंट बिजनेस की वजह से हो, पास्ट की वजह से हो या फ्यूचर की वजह से, कोई बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से आपको कोई प्रॉफिट होता है, कोई बेनिफिट होता है, तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंडर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, बैंक्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं जो लोन वगैरह देती हैं, जिनका मेन बिजनेस ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका काम ही लोन देना होता है लोगों को, अगर वो ये किसी को लोन देती हैं, ये बिजनेस करती है, तो उनका क्या है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं, हमारा कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, हम उसको लोन देते हैं, चाहे हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करें, फिर भी वो हमारा जो है
वो जो हम लोन किसी को देंगे, हम चूंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है इसलिए हमारा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको सिर्फ वो चीजें आनी है जो आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड होंगी, सिर्फ वो आनी है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेसिक पर्पस क्या है? लोन देना लोगों को, लीज करना, ठीक है, इस तरह के काम जो करना होता है। अब वो जो उनको जब इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट वो लेते हैं लोन के ऊपर, तो उनकी वो क्या होगी? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। ठीक हो गया? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है? लोन वगैरह देना। ठीक हो गया? इसके बाद जो है इनकम फ्रॉम हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, उनका काम ही यही है, लीज पे देना किसी को प्रॉपर्टी जो है, वो सेल परचेज करना, किसी को रेंट पे देना। ठीक है, जिनका मेन बिजनेस ही यही है। रेंटा कार वाले जैसे हो गए, उनका मेन बिजनेस ही रेंट पे देना है, तो उनके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है। अगर कोई और पर्सन ये काम करेगा जिसका मेन बिजनेस नहीं है, उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर। ठीक है, इनकम फ्रॉम हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, उससे इनकम जो होगी वो भी क्या होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगी। फिर इसके अलावा मैनेजमेंट फी होती है, जैसे मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, मुदारबा, मुशारका, ठीक है, उनकी जो मैनेजमेंट फी वगैरह वो चार्ज करते हैं, वो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। ठीक है, मैनेजमेंट फी। मैनेजमेंट कंपनी जो अर्न करती है वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। ठीक हो गया? ये कुछ चीजें होंगी जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंडर आती हैं। अब जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस, अब मैंने जैसे अभी बताया लीज से रिलेटेड हो गया या कोई लोन से रिलेटेड। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहा है, उसका मेन बिजनेस ये है, तो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होगी? ये जो वो ये काम कर रहा है, लीज पे दे रहा है या लोन दे रहा है, उसके लिए ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम, इसी का सब सेक्शन 4 है, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। ठीक है, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड जिनका बिजनेस है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, दूसरे पर्सन के लिए नहीं है, जो लेता है उसके लिए नहीं है। यानी जिनका मेन, सिंपल वर्ड्स में देखें, जिनका जो बिजनेस है, जिनका जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, मेन काम है, जब वो करें तो उनके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अगर कोई और बंदा करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करें काम या इन्वेस्ट करें, चाहे वो लीज करें, चाहे वो लोन दे किसी को, अगर उसका मेन बिजनेस ये है उस इंस्टीट्यूशन का या उस जो एंटिटी का, तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है, अब जो है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस दो तरह की होती है, एक होती है स्पेकुलेशन बिजनेस और एक होती है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है, अब स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है वो हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू टाइप्स होती हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, टू टाइप्स होती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस की टू टाइप्स होती है, वन होता है स्पेकुलेशन बिजनेस, अदर वन जो होता है वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस।
अब स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? स्पेकुलेशन बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एक्चुअली चीजें नहीं आप वो करते। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे काम होता है, वो क्या करते हैं, वहीं पे बैठे हुए हम कहते हैं जी इतने जो है ना वो स्टॉक जो है इस कंपनी के शेयर इस बंदे को बेच दो। अच्छा, वो बंदा खरीद लेता है, वो बंदा आगे बेच देता है। ना एक्चुअल में वो बंदे के पास शेयर सर्टिफिकेट जाते हैं, ना वो बंदे के पास जस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं। उसने ये चीज खरीद ली, उसने ये शेयर खरीदे, आगे बेच दिए किसी और को। ना शेयर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आएंगे, बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा जी, उसने कहा आप इतने ले लो, इसने कहा इतने ले लो, कभी कोई इसी कंपनी के ले ली, आगे सेल कर दी। इस तरह लाइक उसने अगर 12 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदा, तो आगे वो 14 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आगे दूसरे पर्सन को सेल कर देगा 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, जो उसका बेनिफिट होगा, तो वो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट होगा। ठीक है, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्चुअल में चीजें ट्रांसफर वगैरह कोई नहीं होती, एक्चुअल में कोई काम नहीं होता। सिर्फ इसमें क्या होता है कि चीजें आपस में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे सेल परचेज होती है, और उसी से ही लाइक कम रेट पे चीज खरीद के आगे ज्यादा पे बेच दी। इस तरह के काम करते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस वाले। ठीक है, ऐसा बिजनेस है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज ऑफ ऑल कॉमोडिटीज। एनी कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी हो, कोई भी चीज हो जैसे उसकी है, लेकिन एक्सक्लूड कर दिया उसने शेयर्स एंड स्टॉक्स को। स्टॉक्स और शेयर्स के अलावा जो भी कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट होंगे सेल और परचेज के, वो किस में चले जाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ठीक हो गया? इट्स मीन जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठे लोग करते हैं काम, उनका इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस के अंडर फॉल नहीं करता, उनका बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी। ठीक हो गया? इस पीरियोडिकली, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीरियोडिकली सेटल डाउन होती है, यानी कि कुछ पीरियड के बाद और सेटल। अदरवाइज देन एक्चुअल में ना आपने वो चीजें आपके घर पे आई या आपके जो गोडाउन है वहां पे आई, ना आपने वो वापस दी। ठीक है, एक्चुअल में वो चीजें आपके पास नहीं आई, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके सेल कर दी, कॉन्ट्रैक्ट करके ही बाय कर ली। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी वगैरह या एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता, बस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे ही सारा काम होता है। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है? स्पेकुलेशन बिजनेस होता है। ठीक है, अब जो है इसमें फिर स्पेकुलेशन बिजनेस में उन्होंने कहा है कि स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड, नॉट इंक्लूडेड। स्पेकुलेशन बिजनेस में नॉट इंक्लूडेड क्या है, यानी ये चीजें स्पेकुलेशन बिजनेस में इंक्लूड नहीं है। या एक ऐसा बिजनेस जो कि हम लोगों ने किसी पर्सन के साथ एंटर हुआ कि भाई फ्यूचर में मैं आज से ये इतना चीज खरीद रही हूँ। ठीक है, हालांकि वो चीज मैंने फ्यूचर में लेनी है, लेकिन बिजनेस अगर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगी तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। और एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, एक्चुअल चीजें डिलीवर होनी है, इस तरह से नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी पर्सन से कि हम प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे, तो हम उसके ऊपर जो है वो नहीं करेंगे कंसीडर, जैसे नॉर्मली आपको होता है
अगर आप गोल्ड वगैरह में डील करते हैं तो गोल्ड में अगर आपको कहीं से ऑर्डर आता है कि, और उसका रूल होता है कि आप 15 to 20% अगर आपने पेमेंट कर दी हुई है अपने उससे रिलेटेड, गोल्ड की कोई ऑर्नामेंट से रिलेटेड अगर आपने 15 to 20% कर दी हुई है, तो फिर ये रूल है इसका जो है गोल्ड की मार्केट का, कि आपको पुराने वाले रेट पे ही, जिस रेट पे आपने जिस टाइम वो ऑर्डर किया था, आपके ऊपर वही रेट अप्लाई होगा, चाहे वो आप 6 माह बाद वो चीज बनवाएं चाहे 1 साल बाद बनवाएं, आपके ऊपर पुराना रेट अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपने उस परसेंटेज से कम पेमेंट किया तो जो अगर आपकी प्राइस फ्लक्चुएट कर देती तो आपके ऊपर नए रेट से इम्प्लीमेंट होगा, चाहे आपने कहा आपका हुआ है, लेकिन आप एक्चुअल में वो बंदा आपको 6 माह बाद वो चीज बना के देता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप 6 माह बाद बना रहे हो तो आप मुझे मेरे पर पुराना रेट अप्लाई करो। अगर जितना 15 या 20% उन्होंने एडवांस का बताया है, ये इनकी गोल्ड मार्केट का जो रेट है, उस रेट के मुताबिक अगर आपने पेमेंट नहीं की हुई, अगर पेमेंट की हुई है तो फिर आपका पुराना रेट लगेगा, अगर उतने परसेंटेज पेमेंट नहीं की हुई तो आपको नए रेट के मुताबिक पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम प्राइस फ्लक्चुएशन से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, अगर प्राइस फ्लक्चुएट हुई तो आप मुझे पुराने रेट पे देंगे, है एक्चुअल डिलीवरी से रिलेटेड ही, लेकिन ऐसा जो है ये स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आता। इसके अलावा कोई और जो है स्टॉक्स और शेयर से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया, एक्सक्लूड कर दिया उसने, स्टॉक्स और शेयर से रिलेटेड जो है वो डीलिंग होती है वो स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आती। इसके अलावा जो है कोई ट्रांजैक्शन जो है आर्बिट्रेज जो है जॉबिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में जो ट्रांजैक्शन होती है तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन वगैरह ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी सारी, यहाँ ये जो डाटा है। अभी समझने वाली बात देखते हैं आगे जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो क्वेश्चन आता है वो, ये तो सारी चीजें हो गई थी हमारी स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में। स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या होता है कि एक्चुअल कमोडिटीज नहीं होती सेल परचेज, बल्कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और काम हो जाते हैं। अब जो नॉर्मल बिजनेस जैसे हम लोग फैब्रिक का कर रहा है, कोई गुड्स वगैरह सेल कर रहा है, तो बाकी के जो नॉर्मल रूटीन में जो हम लोग बिजनेस देखते हैं वो सब अब किसके में आते हैं, वो सारे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह प्रोडक्शन करती हैं वो अपनी चीजें सेल करती हैं, इसी तरह कोई ट्रेडर है वो एक जगह से चीज उठाता है उसको बेच देता है आगे, ये सब जो है जिसमें एक्चुअल डिलीवरी हो रही है चीजों की वो नॉन स्पेकुलेशन। अब नेक्स्ट वन जो थिंग है कि स्पेकुलेशन बिजनेस से रिलेटेड जो अगली बात आ जाती है कि स्पेकुलेशन बिजनेस से जो इनकम है वो एनडीआर में नहीं आती, बल्कि किस में आती है, वो भी सेपरेट ब्लॉक में आती है। ठीक है, हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस जो होती है ये किसका पार्ट होती है, ये किस हेड में आती है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आती है। जैसे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी किया है, हम लोगों ने स्टार्ट में, अगर आपको याद हो तो 3 वो किए थे, 3 वो लेवल्स किए थे, या 3 समझे कि क्लासिफिकेशन की थी। एनटीआर 3 रिजीम की थी, एनटीआर, एफडीआर और सेपरेट ब्लॉक। तो एक अभी हमने सेपरेट ब्लॉक वाला कौन सा पढ़ा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, सेपरेट ब्लॉक में फॉल करता है। इस तरह इसी तरह एक इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है, ये भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में फॉल करता है। और इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस किसमें फॉल करता है, एनटीआर में फॉल करता है, नॉर्मल टैक्स रेजिम में फॉल करता है। इट्स मीन इसकी भी जिस तरह नॉर्मल में हम लोग करते हैं कैलकुलेट, उसी तरह से ही करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाती है पास पेपर में, अगर आप देखा जाए तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज्यादा इसी चीज पे आते हैं कि आपके एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, यानी आपको आपके बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ है टैक्स के मुताबिक। अब देखिए हम लोग जो है जैसे डेप्रिसिएशन होती है वो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग में जो एक्सपेंसेस हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं वो डिफरेंट है। टैक्स डिपार्टमेंट जो हमें एक्सपेंसेस अलाउ करेगा, हम लोग सिर्फ उनको एक्सपेंसेस समझेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंडर।
अब जैसे सैलरी में देखा है, तो सैलरी में भी जो टैक्स डिपार्टमेंट हमें कहेगा, हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहेगा, हमें सिर्फ वही एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो है उनके बारे में बात करें। ये सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। एडमिसिबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, डिडक्शन कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा जी, एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एडमिसिबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हमें बिजनेस में अलाउ हैं। ठीक है, तो भाई आप ये एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लें। कौन कौन से हैं एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ, वो सारे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस करने के लिए यूज करते हैं। सारे खर्चे जो हम बिजनेस के लिए करते हैं वो किस में आ जाएंगे, यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है एनिमल्स यूज फॉर बिजनेस, जैसे कुछ लोगों का बिजनेस ही यही होता है, खरीदना, जानवर खरीदना और आगे बेचना। या तो कुर्बानी के जानवर हमारे पास सामने एग्जांपल है, तो वो एनिमल्स जो है वो जो यूज होते हैं उनके लिए, उनके उनके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड वन जो टाइप के हैं वो है, अब एनिमल्स यूज फॉर बिजनेस से रिलेटेड आगे हम जब डिटेल में ये एडमिसिबल और इनएडमिसिबल पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्यों उन्होंने स्पेसिफिकली एनिमल्स यूज फॉर बिजनेस की बात कही हुई है, बाकी और किसी चीज में बस सिंपल कह दिया एक्सपेंसेस फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये इसने क्यों बात कही हुई है ये आगे हम लोग करते हैं। थर्ड वन जो है वो है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह जो है हमारे जो एसेट्स हैं उनसे रिलेटेड, बिजनेस के लिए जो यूज हो रहे हैं एसेट्स, उनकी डेप्रिसिएशन, उनकी अमोर्टाइजेशन। ठीक है, जैसे टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन होती है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कार्स। इंटेंजिबल जैसे कोई हमारे पास उसका होता है, राइट होते हैं हमारे पास, इसके अलावा जो रॉयल्टी, पेटेंट वगैरह, रॉयल्टी वगैरह होती है, ये सब चीजें जो है इनके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज होती है। ठीक है, इसके बाद अमालगमेशन एक्सपेंसेस होते हैं। अमलगमेटेड कंपनी के लिए जो अमलगमेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो भी एडमिसिबल है। अमलगमेशन क्या होते हैं, दो डिफरेंट बिजनेसेस, दो डिफरेंट कंपनीज आपस में मिल जाती हैं और एक सिंगल कंपनी बना लेती हैं, या कभी एक बड़ी कंपनी छोटी को बाय कर लेते हैं, जैसे जैज ने वारिद को बाय कर लिया। तो इस तरह जो अमलगमेशन होती है, अमलगमेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब जो है, अब इसको फर्दर जो एक्सपेंसेस इनकम फॉर बिजनेस है, इसमें फर्दर हमें थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए, थोड़ा सा इसमें एलाबोरेशन चाहिए कि ये तो हम लोगों ने कह दी एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, अब इसमें क्या लिमिटेशन है, उसमें लॉ में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कुछ ना कुछ इसमें लिमिटेशन दी हुई है। ये नहीं कि आप जो है वो जाएं बिजनेस पर्पसेस का कह के और वहां पे अपनी पूरी पूरे खानदानों को ले जाएं, बिजनेस ट्रिप का नाम दे के वहां पे खर्चे करते जाएं, चाय पानी के अलावा जी बड़े अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में स्टे करें, फिर आप लग्जूरियस किस्म का जो है आपकी खाने शाने हो, दावतें हो, तो वो सारा कुछ आप डाल दें किसमें, बिजनेस में डाल दें। और आराम से टैक्स डिपार्टमेंट क्योंकि जी ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस है, तो टैक्स डिपार्टमेंट भी इतना अच्छा नहीं है कि भाई आपको कि ठीक है भाई हम आपको अलाउ कर देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ हमें चीज़ें कही हुई हैं, जो लिमिटेशन कही है, हमें उनको फॉलो करना है बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, ये है सेक्शन
20 इसका है। ठीक हो गया। कौन कौन से बिजनेस पर्पसेस के लिए हमें अलाउ है? वो सारी कॉस्ट जो कि हम लोग इंकर करते हैं वो द परचेज ऑफ गुड, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, वो सब जो हमारे बिजनेस में इस्तेमाल है गुड्स वगैरह के लिए, जो कि बिजनेस में यूज होनी है जो चीजें, वो जो चीजें खरीदी वो भी हमारा बिजनेस एक्सपेंस है। कोई गुड्स हम लोगों ने मैन्युफैक्चर की फॉर यूज इन बिजनेस, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए कोई हमें चीज बनाई है हम लोगों ने, वो भी इसमें आ जाएगी एक्सपेंसेस अलाउड में। फिर वो रेंट, जिस जगह पे हम बैठ के काम कर रहे हैं उस जगह का रेंट है, वो भी हमारा बिजनेस एक्सपेंस है। कोई हमारा टैक्स है जो हम लोगों ने अपने बिजनेस से रिलेटेड पे किया है, वो भी हमारा एडमिसिबल एक्सपेंस होता है या एक्सपेंस फॉर बिजनेस पर्पसेस होता है। फिर इसके अलावा कोई रिपेयर चार्जेस हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं अपने बिजनेस के एसेट से रिलेटेड, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर रहे हैं। इसके बाद जो है कोई भी हम अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं उनके काम के लिए, ठीक है। हम अपने एम्प्लॉयज को कोई पेमेंट कर रहे हैं, डेट में बी फॉर जो काम कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। कुछ भी हम अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, चाहे वो बोनस है या कमीशन है, ठीक है। सैलरी जो देते हैं वो तो है ही है, बोनस या कमीशन जो हम अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं वो भी हमारा बिजनेस एक्सपेंस। फिर बाद में एक्चुअल बैड डेट्स, ये असल बात है, बाकी तो ये सारी पुरानी बातें हैं, अकाउंटिंग में भी की हुई है। जो चीज़ें खरीदी हैं वो भी एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चर की हैं वो भी एक्सपेंस है, रेंट भी, टैक्स पे किए हैं वो भी, रिपेयर चार्जेस भी, इंश्योरेंस भी, ये सब चीज़ें तो पहले कर चुके हैं। अब असल बात ये एक्चुअल बैड डेट्स जो हैं वो सिर्फ अलाउ हैं एज एन बिजनेस एक्सपेंस। हम लोग जब आपको पता है जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं हम एक बैड डेट्स एक्चुअल बैड डेट एक्सपेंस कर रहे होते हैं, एक करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन एक हमने क्रिएट की होती है, तो वो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो नहीं अलाउ, वो नहीं अलाउ टैक्स के मुताबिक। हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज एन एक्सपेंस नहीं अलाउ, बल्कि सिर्फ जो एक्चुअल बैड डेट जो वाकई में हमें पता चल गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होती है कि हम लोगों को डाउट होता है कि हमें इतने परसेंट हमारे या इतने लोग अंदाजे के मुताबिक नहीं पे करेंगे हमारा जो है वो रिसीवेबल, तो हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं अंदाजे से, ठीक है, ताकि हम लोग साथ में ही हमें जो चीज़ जो हमारा खर्चा होना है फ्यूचर का भी सी उसको रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, नहीं जी, जो असल में बंदा ने आपकी पेमेंट जितनी असल में नहीं पे किया, सिर्फ आपने उसको बैड डेट को कंसीडर करना है एज एन एक्सपेंस, तो ये फिर डेट डेट्स को नहीं आपको बिजनेस एक्सपेंस कंसीडर करना, ठीक हो गया। फिर बाद में कोई भी जो है एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर करता है अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट के लिए, कोई भी बेनिफिट के लिए, कोई उनकी फी देता है, कोई उनका मेडिकल, कोई भी फैसिलिटी, अब वो डायरेक्टली उसको पे करने की बजाय उसको कैश में देने की बजाय अपने एम्प्लॉयज की वो उनको मेडिकल फैसिलिटी दे देता है, आप जहाँ मर्जी से चेक करवा के हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। कोई मेडिकल फैसिलिटी देता है, कोई स्कूल से रिलेटेड फैसिलिटी देता है, कोई उनको इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड देता है, तो वो भी हमारे जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से डिडक्ट हो, क्योंकि वो स्पेसिफिकली अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। आप कोई भी एक्सपेंस वो अपने
अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के लिए कर रहा है। ठीक है, आपको पता है जैसे जो मल्टीनेशनल होती हैं या जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने एम्प्लॉयज की स्किल को अपग्रेड करती रहती हैं। उनकी कोई सीपीडी कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाते रहते हैं, उनकी कोई ना कोई वर्कशॉप, कोई ना कोई ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ऐसे केस में जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए जारी बात है, जो ट्रेनर आएगा उसने भी फीस लेनी है, सारे इंतजाम जो करने हैं, उससे रिलेटेड जो चार्जेस हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड अपने एम्प्लॉयज की, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस से डिडक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने बिजनेस को ही एक्सप्लोर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे दी होती है, एप्टमा वगैरह को, जो उनके एनुअल आप किसी जगह के मेंबर बनते हैं तो आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, जैसे एप्टमा है। क्या हो गया? कोई एनुअल या कोई मंथली बेसिस पे कोई आप मेंबरशिप फी वगैरह पे कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस है। कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एप्टमा है, और इस तरह की जो और ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आप उनके मेंबर होते हैं, तो उनकी एक मेंबरशिप फी जाती है, वो मेंबरशिप फी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसके अलावा जो है कोई एक्सपेंडिचर आपको, वो एक्सपेंडिचर फॉरेन ट्रिप के लिए, और वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, यानी गवर्नमेंट कहती है, जैसे आईटी वगैरह के शोबे में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोगों को इनकरेज करने के लिए, अच्छा जी आप हमारे बिहाफ पे जाएं, बाहर रिसर्च करके हम हमारे बिहाफ पे जाएं, बाहर ये ट्रिप करके आएं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हो, फॉरेन विजिट से रिलेटेड हो, जो कि गवर्नमेंट ने कहा हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो ऐसे जो है, जो स्पॉन्सर्ड हो, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड जो आपकी फॉरेन विजिट है, उसका एक्सपेंस भी आपको एडमिसिबल है। और कोई भी एट द कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस जो कि स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो, वो क्या होता है, वो एडमिसिबल होगा। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट वन हो गया, एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हो गया, कि कौन कौन से एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें अभी सारी जनरल बातें सिवाय एक ये बैड डेट से रिलेटेड, कि भाई जो बैड डेट्स हैं वो अलाउ हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं अलाउ। दूसरी चीज जो है वो ये एनुअल मेंबरशिप भी शायद आपके लिए थोड़ी नहीं हो, और दूसरा अगर कोई फॉरेन विजिट फेडरल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है तो वो भी अलाउड एक्सपेंस है। ये तीन चार चीजें याद रखना, बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं सारी, कोई नई चीजें नहीं है, ये हमने पहले भी अकाउंटिंग और बाकी जो है ना बेसिक लेवल पे पढ़ा था। नेक्स्ट वन जो एक्सपेंस है एनिमल यूज फॉर बिजनेस है, उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हमें, कौन सी चीजें हमें एज एक्सपेंस अलाउ होंगी। एक बंदा जो है वो बिजनेस पर्पसेस के तौर पर जो है, यानी वो डीली एनिमल्स में करता है, एनिमल खरीदे आगे बेच लिए, ठीक है, या उनको छोटा सा लेके जो है वो बड़ा किया, फिर बाद में जैसे ईद वगैरह पे हम लोग स्लॉटर करते हैं तब कितने जानवर आ जाते हैं, तो इस तरह का कोई करता है काम। ठीक है, तो ऐसे केस में एनिमल से रिलेटेड कौन सा एक्सपेंस चला हुआ है, एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ एनिमल होगी, उसमें से हम लोग लेस करके भेजेंगे उस एनिमल की कैक्टस कैरकस, या उसका जो डेड बॉडी, आपको पता है जो एनिमल्स जो होते हैं वो डेड भी हो जाते हैं, उनकी फिर भी जो, जैसे हम लोग खाल वगैरह कुर्बानी करते हैं, तो हम लोग कुर्बानी कर लेते हैं, लेकिन उसकी गोश्त वगैरह हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी
जो उसकी खाल है उसका भी बड़ा यूज है। इसी तरह जो एनिमल्स में काम करते हैं, जिनका काम ही एनिमल्स की सेल परचेज होता है, अगर उनका कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, और वो एनिमल की डेड बॉडी भी किसी हमारे लिए यूजलेस हो गई लेकिन किसी दूसरे के लिए फायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो डेड बॉडी है उसके ऊपर से सारा उसके वो स्किन उतार लेंगे, वो उसकी जो है ऊपर से स्किन उतार के वो यूटिलाइज हो जाती है। आपको पता है जूता बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है, खाल वगैरह जो होती है स्किन। तो वो जो है अगर ऐसा कोई डेड एनिमल, तो ये लेकिन वो डेड एनिमल कोई एक स्पेशल कंपनी होती है वो बाय करती है, या स्पेशल लोग होते हैं जिनका कारोबार यही होता है कि वो डेड को यूटिलाइज करना था, डेड एनिमल को। तो अगर जो उस डेड एनिमल को सेल आउट करने से, जिस तरह समझे स्क्रैप वैल्यू होती है, हम कोई मशीनरी बेचते हैं, सारा जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उसको इस्तेमाल करते 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 रहते हैं, एंड पे वो मशीन बिल्कुल बेकार हो जाती है, लेकिन स्टिल आप जो है उसको जब बेचते हैं तो उसकी जो है ना स्क्रैप वैल्यू होती है, स्क्रैप के तौर पे बेचते हैं, फिर हम स्क्रैप की भी कोई ना कोई पैसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं, बिल्कुल नॉमिनल सी अमाउंट मिलती है, लेकिन मिलती तो है ना। इसी तरह जब ये एनिमल जब जो कि बिजनेस के लिए यूज हो रहा था उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर हम लोग उसको जब सेल आउट करेंगे डेड एनिमल को, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, उसकी जो सेल वैल्यू आएगी, जो हमें उसका स्क्रैप आएगा या कारकस आएगा, उस कारकस सेल करने से जो हमें मिलेंगे पैसे, वो क्या होगा, कारकस जो उसकी डेड बॉडी से रिलेटेड जो अमाउंट मिलेगी वो माइनस करनी है, इसमें से जो एक्चुअल कॉस्ट, जिसमें जो सपोज मैंने 1 लाख का बाय किया था, और जो है उसको डेथ होने के बाद वो 5,000 का सेल आउट हुआ, तो मैं कितनी अमाउंट जो है वो उसको अलाउ करूंगी एज अ डिडक्शन। ये मेरा सारा क्या हो जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस। जितने का वो मैंने खरीदा था और जितनी उसमें से मुझे अमाउंट रियलाइज हो गई है, वो माइनस करके बाकी की जो अमाउंट है ये मेरी सारी की सारी मेरा एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस है या डिडक्शंस के तौर पर अलाउ है। ठीक हो गया, समझ आ गया ये पॉइंट? जी सर जी। ये डेड एनिमल, एनिमल्स से रिलेटेड। अच्छा जी, एनिमल्स यूज फॉर बिजनेस का भी हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट वन जो है हमारी जो एक्सप्लेनेशन रहेगी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है वो हम लोग जिस तरह से अकाउंटिंग में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है वो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमें अलाउड है। इसके अलावा जो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं, यानी जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं उस टाइम जो खर्चे करते हैं वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ होते हैं, ठीक है। बाकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ी होती है क्या चीज़ है, वो है, ठीक है। इसके बाद अमलगमेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें थोड़ा सा ये करना है कि अमलगमेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या चीज़ करनी है। अमलगमेशन जो है उसके अमलगमेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें क्या करना है, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें अमलगमेशन से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं, अमलगमेशन से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज कोई हम लोगों ने ली है, और कोई और एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए इतनी डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन जस्ट सपोज अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग 20 मार्क का कि जी कौन कौन से एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं या कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके अलाउड हैं, आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं आपको बिजनेस में, तो आपको वो अमलगमेशन एक्सपेंसेस जो हैं
वो क्या है कि कौन कौन से अलाउ है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। लीगल एक्सपेंसेस हैं, इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, एडवाइजरी सर्विस। ठीक हो गया। ये हैं हमारे एक्सपेंसेस अमलगमेशन से रिलेटेड। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क का आ जाए, माइट भी आपको 20 मार्क का क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग एडमिसिबल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो आपको ये सारी चीजें इस तरह से हेडिंग बना के लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो एडमिसिबल एक्सपेंसेस तो जो है असल जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे हमें इम्पोर्टेंट है वो है डिडक्शंस नॉट एडमिसिबल। अच्छा, एक और चीज जो आपने देखनी है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में उन्होंने सेक्शन 18 to 20 कहा हुआ है। ये है हमारे सिलेबस में 18 to 20 हम लोगों ने कर ली है, उसमें हम लोगों ने देखा है कौन कौन से एक्सपेंस है। लेकिन सेक्शन 21 कहता है एक्सपेंसेस नॉट एडमिसिबल, लेकिन उसने सेक्शन नहीं लिखा हुआ, सेक्शन 21 सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अक्सर जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हुए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या ये अक्सर पूछ लेता है। इसलिए इन एडमिसिबल एडमिसिबल के कंपैरेटिव इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है। हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट वी हैव टू डू इट, क्योंकि हमें इसको न्यूमेरिकल करते हुए, इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल करते हुए में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कभी कभार इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का पूछ लेता होता है। हालांकि सेक्शन उसने एक्सक्लूड 21 नहीं इंक्लूड किया। इसमें क्या क्या चीजें हैं इनएडमिसिबल डिडक्शन से रिलेटेड। सबसे पहली चीज आती है टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट और इनकम। हम लोगों ने कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लिया हुआ है वो जो है वो इनएडिविजिबल है। जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो हमने टैक्स पे करना है वो अलाउड है। लेकिन जो हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स है, हमारी इनकम्स के ऊपर जो टैक्स है, वो क्या है, वो हमें अलाउड नहीं है। ठीक है, अलाउड नहीं है। अब ये इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं जो अलाउ नहीं है एज एन एक्सपेंस। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कोई भी अमाउंट जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, हम लोग उसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जैसे हम लोगों ने कल भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह रहे थे कि हमारे टेनेंट ने अ, हमसे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट कर लिया हुआ है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जैसे हमारा सैलरी पे टैक्स डिडक्ट हो जाता है, इसी तरह प्राइस बॉन्ड है या इस तरह का कोई और काम करते में हम लोग पेमेंट कर रहे थे, वो टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटी थी। ठीक है। तो उसने हमारा टैक्स डिडक्ट कर लिया, तो आप ये जो टैक्स डिडक्ट किया आप उसको एज एन एक्सपेंस नहीं शो करेंगे, बल्कि वो टैक्स आपने पे किए। इन फ्यूचर आपको अगर वो एडजस्टेबल एंड एनटीआर में है तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, अगर एडजस्टेबल नहीं है, एफटीआर के अंडर है, तो फिर आपको उसके ऊपर कोई एज एन एक्सपेंस नहीं अलाउ करेंगे आपको, वो बस उसको शो कर देना होता है एफटीआर में आएंगे हमारा। ठीक है। लेकिन एज एन एक्सपेंस हमारे बिजनेस से अलाउ नहीं है टैक्स डिडक्टेड एट सो। फिर थर्ड वन जो पॉइंट है, कोई ऐसा हम लोगों ने टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटी थी, उसने हमारा टैक्स नहीं डिडक्ट किया या टैक्स डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो ऐसे केस में जो है उस पर्सन के लिए ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस हो जाएगा। जस्ट सपोज मैंने अपने एम्प्लॉय को पे किया है, एम्प्लॉय को सैलरी पे किया है। एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हमेशा एम्प्लॉयज़ को, अगर वो टैक्स में फॉल करती है लिमिट में, तो उसको टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो है वो करे, पे करे टैक्स। लेकिन अगर वो टैक्स डिडक्ट किए बगैर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते थे और उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट होता था, यानी उसकी स्लैब में आ रही थी जो सैलरीड क्लास का टैक्स में आ रही थी, 4 लाख प्लस थी, तो इस केस में वो क्या करेगा, अगर उसने बगैर डिडक्ट किए उसको सैलरी पे कर दी है, तो लॉ कहता है कि एम्प्लॉयर के लिए अब जो यानी जो एम्प्लॉयर है उसने विदाउट टैक्स डिडक्ट की उसको पेमेंट कर दी है, तो उसके लिए ये अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। अब वो जब अपनी एक्सपेंसेस शो करेगा तो उस एम्प्लॉय को जिसने सैलरी पे की है विदाउट टैक्स डिडक्ट किए, तो वो उसको क्या करेगा, एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं करेगा। वो उतनी सैलरी उसके एक्सपेंस बनने की बजाय दोबारा उसकी इनकम का पार्ट बन जाती है। यानी वो जब यहाँ पे अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखेगा एम्प्लॉयर,
इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखेगा कैलकुलेट करते हुए भी। जस्ट सपोज उसने लिखा कि मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस 5 लाख है और उसने अपने एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया है जस्ट वो 40,000 की है या 50,000 की अपने एम्प्लॉय को की है, सैलरीज पे की, सैलरी पे की अपने एम्प्लॉय को, तो वो यहाँ पे 40,000 माइनस नहीं कर सकता क्योंकि उसने इस 40,000 के ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया हुआ, इस वजह से वो यहाँ पे 40,000 डिडक्ट नहीं करेगा, ये कह रहा है इस सेक्शन में। ठीक हो गया। यहाँ जस्ट सपोज मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एफबीआर को डिपॉजिट ही नहीं करवाया, अपनी जेब में ही रखा, मेरे से तो डिडक्ट कर लिया लेकिन आगे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो फिर ऐसे केस में क्या है, तब भी उसको ये 40,000 जो एज अ सैलरीज एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं करता टैक्स। वो कहता भाई आपने गवर्नमेंट रजिस्टर को तो जमा नहीं करवाया, अपनी जेब में रखा हुआ काट के, तो भाई हम आपको इसका बेनिफिट नहीं देंगे, डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन जो है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो है वो कोई एक्सपेंडिचर करते हैं सेल प्रमोशन के लिए या अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, जो उनकी 10% टर्नओवर से ज्यादा है वो भी एज एन एक्सपेंस। आपको पता है नॉर्मली रमजान में या अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनी से इतना कंपटीशन होता है, वो क्या करती हैं कि वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग, कंपटीशन है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमसे मेडिसिन बाय करें, तो वो क्या करते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट वगैरह बहुत करती हैं या वो कहते हैं कि भैया आपको हम डिस्काउंट देंगे 1% या 2% डिस्काउंट या 10% 15% डिस्काउंट पे हम लोग आप देते हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई वो अपनी टर्न ओवर बढ़ाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर सेल प्रमोशन के लिए या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह कहीं भी लगाते हैं, तो अगर वो एक्सपेंसेस उसकी टर्न ओवर क्या होता है टोटल सेल से, टोटल सेल के 10% से ज्यादा है, ठीक है, तो वो आपको अलाउड नहीं है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ने जस्ट सपोज उसकी टर्नओवर थी एक साल में 1 लाख थी टर्नओवर, ठीक है, अब वो 1 लाख का 10% कितना बनता है 10,000। अब वो जब अपनी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस थी उसकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस थी उसकी 1 लाख रुपीज, अब वो उसमें से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के तौर पर 15,000 माइनस करेगा, तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं जी ये आपको अलाउड नहीं है 15,000, आपको सिर्फ अपनी टर्नओवर का 10% तक अलाउ है। अगर 10% से ज्यादा करेंगे मैं यहाँ पे आपको माइनस करने की इजाजत दूंगा, कितना, सिर्फ 10,000 माइनस करने की इजाजत दूंगा। मैं आपको अगर 10,000 से ऊपर आप चाहे 50,000 या 1 लाख, कल 1 लाख की सारा एडवर्टीजमेंट पे लगा दें या 50,000 या 25,000, जितना भी आप 10,000 से ज्यादा 10% और टर्नओवर से ज्यादा जितना मर्जी लगा दें, वो मैं आपको एक्सपेंस के तौर पे नहीं अलाउ करूँगा, मैं सिर्फ आपको 10,000 तक अलाउ करूंगा। ठीक हो गया। ये याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो तरह की चीजें हैं ना वो डिफरेंट सी होती है, ये पेपर में पूछ लेता हूँ। इसके अलावा कोई मैम, जी जी ये बीच में क्लास जो है ना वो मतलब इस बंद हो गई थी, मेरे मेरे पास नहीं आ रहा था जो उनका लिंक भी नहीं चल रही थी, तो जी जी। इसमें एक क्वेश्चन है एडमिसिबल एक्सपेंसेस में टीचर, ये अमलगमेशन वाले एक्सपेंसेस जो है ये क्या चीज है, ये तो बात की बात अमलगमेशन के बारे में मैंने जो है मैं आपको एट द एंड जो है वो आपका जो मिसिंग वाला पार्ट है उसकी वो भेज देती हूँ रिकॉर्डिंग, आप परेशान ना हो, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है जो स्टार्टिंग लेक्चर का पार्ट है वो मैं आपको भेज देती हूँ, आप उसकी फर्स्ट जो टाइम पीरियड है उसका लेक्चर सुन लीजिएगा। बहरहाल अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन ये होता है कि देखिए हम लोगों ने एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है या एक कंपनी दूसरी में मर्ज हो जाती है, जैसे ये वेरी रिनाउन एग्जांपल है, जैज ने वारिद को बाय कर लिया, ठीक है, या एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है, एक कंपनी दूसरी को खरीद लेती है या एक दूसरे के साथ मिलके एक नई कंपनी बना लेती है, इसको कहते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, जारी बात है, एक डिफरेंट एंटिटी, एक वो एक डिफरेंट कंपनी थी, वो एक डिफरेंट कंपनी थी, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ भाई इतनी आप ये एसेट लेके आ रहे हैं ये लाइबिलिटी लेके हैं, तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहले,
तो इससे रिलेटेड जो लीगल एक्सपेंसेस हैं, जो उस टाइम अमलगमेशन करते हुए हमें जो एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं, तो वो भी हमारे एडमिसिबल एक्सपेंस है, वो भी हमें बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर अलाउ है। इन फ्यूचर जब हम लोग बिजनेस करते हैं, हमें प्रॉफिट होता है, तो हम लोग जो हमारे अमलगमेशन से रिलेटेड नई कंपनी जो बनती है, ठीक है, जैसे अब जैस ने बाय कर लिया है वारिद को, तो जब जैस कंपनी ने आफ्टरवर्ड उसको बाय करने के बाद जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी, अपना टैक्स कैलकुलेट किया होगा, तो उसने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जो उसको बाय करने से रिलेटेड जो उनका कॉन्ट्रैक्ट फी वगैरह हुई, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो स्टैम्प पेपर बनते हैं, उसके ऊपर वो लगती है, स्टैम्प की फी होती है, ये सब। इसके अलावा कोई लॉयर वगैरह हायर करना, मतलब बड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है अमलगमेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो जितने भी लीगल एक्सपेंसेस या जो भी उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं, तो वो सारे क्या है, वो एडमिसिबल एक्सपेंस है, अलाउड एक्सपेंसेस है। ठीक हो गया। ये बेसिकली अमलगमेशन मींस कंसोलिडेशन वगैरह होती है, यही है। अमलगमेशन के कई तरीके होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले, या दो कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलके नई कंपनी बना लें। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। एक कंपनी दूसरी को खरीद ले, दो कंपनियां डिफरेंट थी, वो दोनों कंपनी मिलके कहते हैं हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। जस्ट लाइक पार्टनरशिप जैसे होती है, पार्टनरशिप में तो वो डिफरेंट होते हैं ना। जो कंपनीज, अगर कंपनीज आपस में मिलके एक नई कंपनी बना लेती हैं, तो वो अमलगमेशन उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो है एओपी। अगर अपने पार्टनर्स को कोई पेमेंट करती है, एओपी क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, जिसमें जैसे पार्टनरशिप होती है, डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने, जब आप पार्टनरशिप का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे काम करते हैं, तो आप सारा जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नीचे हम लोग एक और स्टेटमेंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट, जैसे नॉर्मल में इनकम स्टेटमेंट बना के हम लोग वो नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद हम एक और पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते हैं, एक और चीज हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं अपोर्शनमेंट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि उसमें क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन इसको कहते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमारी फर्म का जितना टोटल, देखिए ये पार्टनरशिप थी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन थी, इसका जस्ट फॉर 5 लाख का प्रॉफिट पूरे साल का है। अब ये 5 लाख का जो प्रॉफिट है, ये इस अकेले उसका नहीं है, फर्म का नहीं है, उस फर्म के अंदर 5 लोग हैं। अब इस 5 लाख को उनकी पार्टनरशिप जो भी है, कैपिटल रेशियो से या जो भी उन्होंने सेटल डाउन किया हुआ है, कभी कभार कुछ लोगों ने रेशियो डिटर्मिन किए हैं, हम लोग 4:1:3 से करेंगे आपस में शेयर। 5 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर, पार्टनर्स के दरमियान सेटलमेंट होती है जब स्टार्ट होती है पार्टनरशिप, कि भाई हम इस लिहाज से अपने प्रॉफिट्स जो है वो शेयर करेंगे। तो फिर जब हम लोग ये नेट प्रॉफिट आता है, उसको फिर इस परसेंटेज, इस रेशियो के मुताबिक, या जो भी अगर हम लोग कहते हैं कैपिटल जितना सबने पार्टिसिपेट किया, कैपिटल की बेसिस पे हम लोग शेयर देंगे आपको प्रॉफिट का, तो उस लिहाज से हम सबको प्रॉफिट दे देते हैं, नेट प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसको कहते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से वही बिजनेस का जो प्रॉफिट, ये बिजनेस का प्रॉफिट है, इसी को ही हम आगे उसके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो जस्ट सपोज 4 पार्टनर थे, ठीक है, अब 4 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4+2+1+3, 10 हो गया। समझे मिस्टर ए है, ये मिस्टर अली, ठीक है, उनका शेयर बना 5 लाख के ऊपर, टोटल शेयर 5 लाख था, उसका शेयर बना 4 था, 4, उसको 4% की रेशियो से उसको देना है, ठीक है, तो उसका शेयर बना 2 लाख का। अब वो ये नहीं कर सकता कि जब अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करे टैक्स के अंदर, यहाँ पे मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस लिख रही हूँ, मैंने कहा जी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हुए मैंने, जी मेरी सेल इतनी हुई है साल में, मेरा प्रॉफिट इतना हुआ है, ठीक है, मेरा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट इतना हुआ है, दिस दैट इतना करके मैं नीचे एक्सपेंसेस जब लिखूं अपने बिजनेस के, एक्सपेंसेस में लिखूं पेमेंट मेड टू, पेमेंट टू मिस्टर अली, मैं मिस्टर ए को पेमेंट करते हुए मैं ये जो उसको 2 लाख की पेमेंट की ये भी माइनस कर दूं, नहीं,
ये आपने जो आपका बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, उसी प्रॉफिट को ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया आगे पार्टनर्स के दरमियान। अब जो पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं, पार्टनर तो ओनर है, ओनर को कोई पेमेंट करेंगे तो आप उसको एज एन एक्सपेंस तो नहीं अलाउ करेंगे, वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है। ठीक है, आप उसको सैलरी की मद में, आप उसको कमीशन की मद में, आप पार्टनर, 4 पार्टनर है, 5 वही ओनर है बिजनेस के, वही अपने आप को सैलरी कहते हैं जी। हम लोगों ने आपस में सेटल डाउन कर लेते हैं जी, हम अपने आप को सैलरी देंगे, इतनी सैलरी सारे पार्टनर्स को मिलेगी ड्यूरिंग द ईयर। हम जो है वो, अगर आप ये करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे, तो जो दिलवाएगा उसको इतने परसेंट इस जो कॉन्ट्रैक्ट का कमीशन मिलेगा इस पार्टनर को। तो जो आप पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं, वो डेट में भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉफिट ऑन लोन है, प्रॉफिट ऑन डेट होता है, किसी को लोन दिया हुआ उसके बिहाफ पे इंटरेस्ट वगैरह आप चार्ज कर रहे हैं, कोई ब्रोकरेज आपको मिल रही है, कोई कमीशन मिल रही है, कोई सैलरी दे रहे हैं, कोई कुछ भी, किसी भी मद में आप उसको सैलरी कह के दें, कमीशन कह के, कुछ भी नाम से आप अपने पार्टनर को कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको, ये अलाउड एक्सपेंस नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट कहेंगे भैया आप अपने ही पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं, वो आपको एम्प्लॉय थोड़े, अगर एम्प्लॉय है तो फिर तो आपको ठीक है, उसको सैलरी वगैरह या कमीशन पे करें, वो अलाउड है। लेकिन अगर वो आपका पार्टनर है, आपके बिजनेस पार्टनर, तो फिर आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, किसी पार्टनर को, किसी एओपी के मेंबर को आप इन अकाउंट्स के हेड, इन इन हेड्स के अंडर कभी भी पेमेंट करेंगे तो वो आपका इनएडिविजिबल एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है एक और जो चीज है, नॉन रेजिडेंट बिजनेस जो है वो अपने हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस सारे के सारे जो है वो एज एन एक्सपेंस अलाउड नहीं है उसके। नॉन रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंट क्या है, ये भी एक जो है वो स्टेटस होता है। ठीक है, जब आप जो है किसी की टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे हम ये देखते हैं वो एनटीआर में, एफटीआर है, ये सेपरेट ब्लॉक में, इसी तरह हम लोगों ने उसका स्टेटस भी देखना होता है कि स्टेटस क्या है उस बंदे का। इंडिविजुअल एओपी ये देखते हैं, इंडिविजुअल एओपी या कंपनी है ये भी देखते हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज देखते हैं कि वो बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट पर्सन क्या है, एक जो लॉ की इसकी इनकम टैक्स के मुताबिक रेजिडेंट पर्सन ऐसा है, पर्सन है जो पाकिस्तान में 180 दिन रहा हो एक टैक्स ईयर के दौरान। एक पर्सन एक टैक्स ईयर में 180 दिन पाकिस्तान में रहा हो तो वो रेजिडेंट है। अगर वो 180 दिन से कम पाकिस्तान में रहा हो तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की इनकम कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर नॉन रेजिडेंट बिजनेस है हमारा, यानी हमारा बिजनेस जो है वो नॉन रेजिडेंट था। ठीक है, नॉन रेजिडेंट बिजनेस की भी फिर डेफिनेशन है, एओपी की भी डेफिनेशन है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसकी जो है वो सारा बिजनेस का जो कंट्रोल वगैरह है वो फॉरेन कंट्री में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नॉन रेजिडेंट बिजनेस हो, उसमें हम लोग जो है वो उसके हेड ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो ये नहीं कि वो कहीं हमारे हेड ऑफिस के एक्सपेंस जो है वो वहां पे डॉलर्स में या पाउंड्स में पेमेंट कर रहे हैं, हेड ऑफिस दूसरे कंट्री में, हेड ऑफिस या ये पेमेंट डॉलर या पाउंड में जा रही है और आप इतने ज्यादा हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, तो वो ये भी टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ये नहीं अलाउ। बल्कि उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी, उन्होंने कहा आपको सिर्फ कितने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पे कितने एक्सपेंसेस अलाउ है, उसके लिए उसने एक हमें लिमिट बता दिया कि टोटल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस को आपने टोटल वर्ल्ड वाइड टर्नओवर से डिवाइड करना है। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जो आए हैं उसको आपने डिवाइड करना है पूरे दुनिया में आपके जहां जहां बिजनेस हो रहे हैं उसकी टर्नओवर से, और मल्टीप्लाई करना है जितनी पाकिस्तान से आपको टर्नओवर हो रही है उतने से। तो इस तरह करने से जितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ उतने अमाउंट ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ना है। बाकी आपने चाहे 8 लाख की बजाय कोई 1 करोड़ 5 करोड़ जितना मर्जी खर्चा किया हो,
टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने आपका सिर्फ 8 लाख का खर्चा मानना है, बाकी उन्होंने कहना है हम नहीं मानते इसको खर्चा। ठीक हो गया। एक नॉन रेजिडेंट बिजनेस के लिए उसके हेड ऑफिस एक्सपेंसेस सिर्फ इस लिमिट तक अलाउड है, इस फॉर्मूला के मुताबिक जो लिमिट आती है इस लिमिट तक अलाउ है, इस लिमिट से ज्यादा अगर वो करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि हमारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, लाइक मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमें अलाउड है, लेकिन एक लिमिट तक अलाउ है। ठीक है। अगर आप जो है वो उसमें अपने पूरी पूरी फैमिली फैमिली फ्रेंड्स का भी खर्चा, जा रहे हैं आप किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं स्पेसिफिकली, लेकिन आप साथ में अपने बीवी बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, उनका खर्चा भी आप बिजनेस को चार्ज कर रहे हैं, तो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में अलाउ नहीं है। ठीक है। कौन कौन से आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आ रहे हैं? सिर्फ आपको कौन कौन से एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ है? एक, ये 6 नंबर है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है? ये उन्होंने हमें लिस्ट दे दी है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कौन से एडमिसिबल है। सबसे पहले ये है, अब्रॉड में आपने जो बिजनेस से स्पेसिफिकली आप कोई बाहर काम से जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ जा रहे हैं, तो वो आपका अलाउड एक्सपेंस है एंटरटेनमेंट में। इसके अलावा जो है कौन सा एक्सपेंस अलाउ है हमें, पाकिस्तान में हो कोई हमारे जो है फॉरेन हमारा कस्टमर है या सप्लायर है उससे रिलेटेड, पाकिस्तान में हमारा कोई फॉरेन कस्टमर आता है उसके लिए हम लोग करते हैं, या कोई सप्लायर हमारा बाहर से आता है फॉरनर है उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस करेंगे वो भी अलाउड है। फिर इसके अलावा जो है कोई मीटिंग्स होती है, जैसे एजीएम वगैरह होती है कंपनीज की, मीटिंग्स होती हैं जो हमारी, उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत चाय पानी और जो खाना पीना होता है, वो सारी मीटिंग्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस हो गए वो अलाउड है। इसके अलावा जो है वो हमें अपने एम्प्लॉयज़ की रिफ्रेशमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ को जैसे कई कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को लंच देती हैं, वो अलाउड एक्सपेंसेस में आता है। फिर बाद में ब्रांच ओपनिंग के ऊपर आपने लोगों को जैसे खाना शाना, अगर फूड से रिलेटेड है तो आप उनको कोई खाना शाना रिफ्रेशमेंट में देते हैं, वो भी हमारा अलाउड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है। इसके अलावा कोई भी एनी expense directly related to business, स्पेसिफिकली बिजनेस की पर्पजेस के लिए होगा, तो उसको क्या करेंगे, वो भी हमारा अलाउड। कल तो यही कलर पहना तो आज भी यही कलर। एक मिनट वेट करें, एक मिनट वेट कीजिएगा सर। ये हमारे इनएडिविजुअल एक्सपेंसेस ये सारे हो गए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, अगर बाकी चीजें जो हैं इसकी लिस्ट जो है 10,000 से ज्यादा अगर आप एक्सपेंसेस करते हैं वो आपको इनएडमिसिबल है। पॉइंट नंबर 8, आप यूटिलिटीज वगैरह से रिलेटेड 10,000 से ज्यादा के अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं, ये कुछ एक्सपेंडिचर जो सिंगल अकाउंट के अंदर नहीं हो सकते, ये भी लिस्ट है 8 to 15 तक जो है वो हमें, इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है बाकी आप कर लेंगे। एक तो ये कि कोई सिंगल अकाउंट हेड के अंदर आप पेमेंट करते हैं और वो 50,000 से ज्यादा टोटल अमाउंट हो जाती है, सिंगल अकाउंट हेड में
मोर देन 50,000 है, 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको, अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करते, ठीक है, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करते, पेमेंट बैंक के थ्रू नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। यानी 50,000 से ज्यादा हेड, किसी हेड में एक्सपेंसेस हैं, तो उसको हमेशा बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, कैश के थ्रू नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें कौन कौन से, अगर हम लोगों के सैलरी किसी को पे कर, नहीं, सैलरी की एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 15,000 से ज्यादा है, और वो हम लोग कैश में करते हैं, बैंक के थ्रू नहीं करते, तो वो भी इनएडमिसिबल है। कैश पेमेंट करते हैं तो वो भी इनएडमिसिबल है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोविडेंट फंड में कोई आप जो कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, अनरिकॉग्नाइज है, तो वो भी आपका क्या है, इन अलाउड है, इनएडमिसिबल। इसके अलावा जो है कोई डिडक्शन एट सोर्स डिडक्ट किए बगैर आपको अमाउंट पे कर देता है कहीं पे, तो वो भी आपको इनएडमिसिबल है, ठीक है। ये सब चीजें, ये सब चीजें जो है, नहीं, नहीं है, नहीं हुआ, पैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये इनएडमिसिबल है। तो मैं आपको जस्ट शेयर कर देती हूँ, आपने ये करना है, तो फिर कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, ठीक हो गया। और आपको पीछे वाला जो पार्ट आपका मिस हो गया, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई मसला होता है, तो वो भी आप मुझसे पूछ लीजिए।